हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल AW ऑनलाइन एजुकेशन में। और मैं सुबोध कुमार। तो आज हम श्वसन वाले चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, जिसमें हम मानव श्वसन तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे हमारे एक जोड़ी बाह्य नसाद्वार होते हैं जो होठों के ऊपर बाहर की तरफ खुलते हैं। ये नाक की नोज की बात कर रहे हैं। तो हम इसे रास्ते को, पथ को देख लेते हैं। देखिए, बाह्य नसाद्वार मतलब हमारी नाक, बाह्य नसाद्वार द्वारा वायु अंदर ली जाती है। फिर बात वो नसा मार्ग में प्रवेश करती है। उसके बाद नसा कक्ष में जाती है। नसा कक्ष के बाद ये ग्रेसनी में प्रवेश करती है। अब ग्रेसनी के लिए क्या इंपॉर्टेंट बात है वो देख लेते हैं। ग्रेसनी जो होती है वो भोजन और वायु दोनों के लिए एक उभयनिष्ठ मार्ग होती है, मतलब कॉमन पाथवे होता है। देखिए, ये हमारी नोज का रास्ता है, ये हमारे माउथ का रास्ता है। हमने एयर को अंदर लिया तो वो भी इस रास्ते पर आएगी, और हमने भोजन को अंदर लिया तो वो भी इसी रास्ते पर से अंदर आती है। तो ये ग्रेसनी में प्रवेश करते हैं दोनों। ग्रेसनी के बाद में दो नलिकाएं बढ़ जाती हैं, एक भोजन के लिए आहार नली और दूसरा सांस के लिए श्वास नली। तो अब देखिए, जो हमारी ग्रेसनी होती है, यहाँ से भोजन को दो पथ में बंटना होता है, मतलब वायु को और भोजन को दो पाथ में बांट देते हैं। तो देखिए, अब ये भोजन का निवाला हमने खाया जो श्वास नली में प्रवेश ना कर सके, तो इसके लिए यहाँ पर श्वास नली पर एक ढक्कन पाया जाता है, जिसे पहले देखिए, ग्रसनी जो होती है वो कंठ में खुलती है। कंठ ये वाला पार्ट जो हमारा, ये कंठ होता है। अब भोजन इस कंठ में प्रवेश ना कर सके, उसके लिए कंठ छिद्र होता है, जिसे हम इंग्लिश में एपीग्लोटिस कहते हैं। कंठ को हम ग्लोटिस कहते हैं। अब जैसे ही ये भोजन हमारा कंठ तक पहुंचता है, तो भोजन की इस ढक्कन की इस तरह संरचना होती है कि भोजन को टच करते ही ये कंठ को, मतलब ग्लोटिस को ढक लेता है, ताकि भोजन श्वास नली में प्रवेश ना कर सके। उसके बाद देखिए, कंठ जो है हमारा वो श्वास नली में खुल जाता है। ये कंठ श्वास नली में खुल जाता है और श्वास नली नीचे जाकर दाएं और बाएं फेफड़ों में विभाजित हो जाती हैं। अब देखिए, एनसीईआरटी में क्या है कि ये नसा मार्ग द्वारा नसा कक्ष तक पहुंचती हैं। नसा कक्ष ग्रेसनी में खुलता है। ग्रेसनी आहार नाल, आहार और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है, जो मैं आपको पहले डायग्राम में बता चुका हूँ। ग्रेसनी जो है वो आहार और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग होता है। ग्रेसनी कंठ द्वारा, देखिए, ग्रेसनी कंठ के द्वारा श्वास नली में खुलती है, जो पहले ही मैं ऊपर दिखा चुका हूँ। कंठ एक उपास्थि पेटिका जो ध्वनि उत्पादन में सहायता करती है। कंठ जो होती है हमारी, वो इस तरीके से एक पेटिका होती है जो हमारी ध्वनि उत्पन्न करती है, इसीलिए इसे ध्वनि पेटिका भी कहा जाता है। भोजन निगलते समय घाटी एक पतली लोचदार उपास्थल का मतलब कार्टिलेजिनस पल्ले या फ्लैप कंठ छिद्र एपिग्लोटिस से ढक जाती है। मैं ऊपर बता चुका हूँ, जो हमारा कंठ होता है भोजन निकलते समय वो एक ढक्कन एपिग्लोटिस मतलब कंठ छिद्र के द्वारा ढक जाता है, ताकि हमारी श्वास नली में भोजन प्रवेश ना कर सके, जिससे आहार ग्रसनी से कंठ में प्रवेश ना कर सके। श्वासनी एक सीधी नलिका है जो वक्ष गुहा के मध्य तक पांचवी बक्षीय कशेरुकी तक जाकर दाईं और बाईं दो प्राथमिक श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है। हम इसे जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसे डायग्राम के जरिए समझते हैं। देखिए, आप यहाँ पर ध्यान से फोकस कीजिए। देखिए, ये नोज मतलब नाक का रास्ता है और ये माउथ का रास्ता है। भोजन को खाया,
ठीक है। तो भोजन का जो पार्ट है वो डाइजेशन चैप्टर में हम देख चुके हैं, तो अब इस भोजन नलिका का हम यहाँ जिक्र नहीं करेंगे। अब जो एयर हमने ली वो कंठ के द्वारा श्वास नली में खुल जाती है। अब श्वास नली जो होती है वो बाएं और दाएं दोनों फेफड़ों में जाकर विभाजित हो जाती है। तो एनसीईआरटी में जिक्र किया है कि ये जो बाएं और दाएं में विभाजित होती है, ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्री होती है, उसकी वर्टिब्रम कॉलम, मतलब इस तरीके से देखिए, जैसे एक कॉलम हमारे वर्टिब्रेट का, 2, 3, 4 और 5, तो ये पांचवा जो कॉलम होता है वर्टिब्री का, कशेरुकी का जो पांचवा कॉलम होता है, वहां जाकर पांचवें कॉलम पर जाकर बाईं और दाईं नलिकाओं में विभाजित होता है। उसके बाद ये नलिकाएं फेफड़ों के अंदर जाकर प्राथमिक और द्वितीयक, उसके बाद तृतीयक नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं और ये नलिकाएं बाद में कुपिकाओं में जाकर खुल जाती हैं। ये हमारी बाद में कुपिकाएं होती हैं जिनका जिक्र हम आगे करेंगे। अब देखिए दोबारा समझिए, जो श्वास नली है वो कशेरुकी की पांचवीं तक जाकर दाईं और बाएं फेफड़ों में बढ़ जाती है। और फिर बाद में ये बाईं और दाईं नलिकाएं द्वितीयक और तृतीयक नलिकाओं में बढ़ जाती हैं और इनके बाद में यहाँ पर कुपिकाओं में की संरचना बनाती हैं। अब इस नलिका पर सी आकार के ये छल्ले होते हैं, ये कार्टिलिजिनस छल्ले होते हैं, मतलब कार्टिलिजिनस छल्ले होते हैं, मतलब ये सी आकार के होते हैं, ये पूर्ण छल्ले नहीं होते हैं। एनसीईआरटी में दिया है अपूर्ण छल्ले होते हैं जो श्वास नली के ऊपर पाए जाते हैं। इनका कार्य ये होता है, सांस लेते समय हमारी जो श्वास नली है वो पिचक ना पाए, मतलब सिकुड़ ना पाए। अगर श्वास नली सिकुड़ जाती है तो वायु का रास्ता बंद हो जाएगा, जिससे सांस अंदर नहीं ले सकते। तो इसलिए ये सी आकार के छल्ले श्वास नली पर पाए जाते हैं। अब देखिए हम एनसीईआरटी की लाइन देख लेते हैं। श्वास नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक श्वासनी कई बार विभाजित होते हुए द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर की श्वसनी और श्वसनिका और बहुत पतली अंत्य श्वसनिकाओं में समाप्त होती है। मैंने बता चुका हूं कि द्वितीयक और तृतीयक श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है और बहुत पतली श्वसनिकाओं में समाप्त होती है। ये बहुत पतली श्वसनिकाओं का मतलब कुपिका का जिक्र कर रहे हैं। तो श्वसनी, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक श्वसनी तथा प्रारंभिक श्वसनिकाएं अपूर्ण उपस्थित बलयों से अलंबित होती है। देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो ये कार्टिलिजिनस छल्ले होते हैं उसके बारे में एनसीईआरटी में बताया गया है, जो डायरेक्टली नहीं है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको याद रखना है, जो श्वास नली होती है वो कार्टिलिजिनस उपास्थि में छल्ले उसके ऊपर पाए जाते हैं। आगे देखिए, प्रत्येक अंत्यस्थ श्वसनिका बहुत सारी पतली अनियमित भित्ति युक्त बहिकायुक्त थैली जैसी संरचना कुपिकाओं में खुलती है। देखिए मैं कुपिकाओं का जिक्र पहले ही आपसे किया है, ये यहाँ पर कुपिकाओं में खुलती हैं। ये जो होती हैं ये कुपिकाओं में खुलती हैं। कुपिकाओं का स्ट्रक्चर हम डिटेल में देखेंगे आगे। अब उसके बाद देखिए, जिसे वायु कुपिका कहते हैं। यहाँ आप एक बात नोट कर लीजिए, वायु कुपिका जो होती है वो फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई होती है, जिसे हम इंग्लिश में एल्वियोलाई कहते हैं। वायु कुपिकाएं फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई होती हैं। श्वासनी, श्वसनिकाओं और कुपिकाओं का शाखित जाल फेफड़ों की संरचना करता है। अब देखिए, इस तरह से जाल जो फेफड़ों के अंदर होता है वो ही फेफड़ों की संरचना करता है। अब एनसीईआरटी के डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए ये दाईं और बाईं दो नली बढ़ जाती हैं और ये
आगे जाकर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक नलिकाओं में बढ़ जाती हैं और ये आगे कुपिकाएँ होती हैं। ये देखिए कुपिकाएँ होती हैं जो, और ये इस तरह की जो जाल की संरचना होती है वही फेफड़ों का संरचना बनाती है, मतलब फेफड़ों की बनाने के लिए उत्तरदायित्व होती हैं। अब ये झिल्ली क्या होती है, श्वसनीय द्रव क्या और फुफ्फुसी द्रव क्या होता है, ये हम अगले लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और उससे आगे हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।